ये है पांडु हवालदार। पांडु बहुत ही लालची था। रुको रुको। क्या साहब, आपने सिग्नल तोड़ा, अब फाइन भरो। 1000 रुपए। 1000 रुपए? अरे नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? सर, कुछ ले देकर दफा कीजिए ना। ऐसा? तो 200 रुपए ढीले करो। ये लो सर। पांडु हवालदार ऊपर की कमाई खाकर बहुत खुश था। वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ता था, लेकिन फाइन लेने के लिए नहीं। क्या साहब, इतनी बड़ी गाड़ी है और सिर्फ 100 रुपए? कम से कम 200 तो दो। उसका एक ही मकसद था कि उसकी ऊपर की कमाई चलती रहे। समय के साथ साथ ऊपर की कमाई के साथ पांडु का पेट भी बढ़ने लगा। अब वो सिग्नल तोड़ने वालों के पीछे भाग नहीं सकता था, पर फिर भी उसे बकरे मिल ही जाते थे। देवा रे देवा, अपनी ऐसी ही कृपा बना कर रख मुझ पर। एक दिन की बात है, एक टमाटे की गाड़ी वाले और एक कार वाले की आपस में टक्कर हो गई। साहब, ये आपकी गलती है, आपने सिग्नल नहीं देखा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तेरी गलती है। मैं तो सिग्नल देखकर ही चल रहा था, आपने सिग्नल तोड़ा। और तभी वहां हवालदार पांडु आ टपका। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना साहब, इन साहब ने सिग्नल तोड़ा और मेरी गाड़ी ठोक दी। देखिए मेरा कितना नुकसान हुआ है। पांडु हवालदार ने गाड़ी वाले की ओर देखा। साहब, 1 मिनट इधर आइए ना। गाड़ी वाला हवालदार को कोने में ले गया। साहब, मामला रफा दफा कर दीजिए। गाड़ी वाले ने पांडु की जेब में एक 500 का नोट डाल दिया। ठीक है साहब। देखो भाई टमाटर वाले, मुझको तो तेरी ही गलती लग रही है और अभी ट्रैफिक जाम भी कर दिया तूने। जल्दी साइड हटा। लगता है गाड़ी वाले से रिश्वत ली है इसने। भगवान करे उस गाड़ी वाले का और इस रिश्वतखोर हवालदार का बुरा हो, कीड़े लगे दोनों को। टमाटर वाला कोसते कोसते वहां से चला गया, लेकिन पांडु तो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पांडु रोज की तरह अपने सिग्नल पर खड़ा था। तभी एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। रुको रुको सर, आपने ऑरेंज होने के बाद गाड़ी चालू की, अब आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना है? 1000 रुपए। 1000? लेकिन दूसरे सिग्नल्स पे तो 500 रुपए है। क्या सर, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? पता नहीं फाइन बढ़ गया है। ठीक है। उस आदमी ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले। वैसे हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। कैसा सेटलमेंट? बख्शीश का। आप मुझे 200 रुपए बख्शिश दे दो और आपके 800 रुपए बच जाएंगे। ऐसा क्या? सर सोच लीजिए, 200 परवड़ेगा या 1000? वो गाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरा। वो मुस्कुराते हुए पांडु के पास आया और उसने पांडु को जोर से तमाचा मारा। सेटलमेंट करेगा? मुझसे सेटलमेंट करेगा? सेटलमेंट करने के लिए तेरी ये नौकरी ही नहीं बचेगी, समझा? अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। मैं इस एरिया का नया कमिश्नर हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर। वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया और लालची पांडु की तो भरे सिग्नल पर इज्जत निकल गई। पैंतीस साल का नूतन कुमार पूरे मिर्जापुर गांव में अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। शायद इसीलिए गांव के कुछ लोग प्यार से और कुछ मजाक में उसे न्यूटन बुलाते थे। आओ भाई न्यूटन कुमार, क्या हाल है? कैसे चल रहा है तुम्हारा गैरेज? जी आपकी कृपा है। न्यूटन जी, गांव में जो नई सड़क बन रही है वो कहाँ जाएगी? जी सड़क तो यही रहेगी, आपको कहाँ जाना है ये बताइए। नूतन का हाजिर जवाब सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं और नूतन अपने रास्ते चला जाता है। वाह भाई वाह, इसकी हाजिर जवाबी का तो जवाब नहीं। एक दिन ऐसे ही रात को नूतन अपने गैरेज से घर लौट रहा था। रात काफी घनी थी, रास्ता भी सुनसान था। आज तो घर वालों की जरूर डांट पड़ेगी। तभी नूतन को कहीं से फुसफुसाने की आवाज आती है। उसने आसपास देखा तो एक बड़े से पेड़ के नीचे उसे 3 आदमी बातें करते नजर आए। इतनी रात गए ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। क्या हो रहा है भाई? इतनी रात गए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो?
उन चोरों को लगता है कि नूतन भी उन्हीं के जैसे चोरी के इरादे से वहां आया है। इतनी रात को एक ही काम होता है भैया, जो तुम भी करने आए हो। मैं? और नहीं तो क्या, तुम कौन से घर में चोरी करने वाले हो? ओह अच्छा, मतलब आप चोर हो। हाँ, जाओ अब अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो। तीनों चोर एक घर की तरफ चल पड़ते हैं। नूतन सोच में पड़ता है, वैसे भी आज देर बहुत हुई है, घर वाले भी सो गए होंगे। इतनी रात दरवाजा खोल के उन्हें उठाना बुरा है। क्यों ना मैं इन चोरों के साथ चला जाऊं, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। अरे भाइयों सुनो सुनो ना, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? चोर शक की नजर से नूतन को देखते हैं। नहीं भाई, तुम अपनी गली से निकल लो। अरे भाई प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए ना, मैं जरूर आपके कुछ ना कुछ काम आऊंगा। नूतन के बहुत जोर देने पर वो चोर उसे अपने साथ चलने की अनुमति देते हैं। हाँ, ठीक है, हमारा ही भाई बंद हो, आ जाओ, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। जी आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब तीनों मिलके बिना आवाज किए एक बड़े घर में घुसते हैं। उनके पीछे पीछे नूतन भी अंदर जाता है। भाई लगता है आज कुछ तो बड़ा माल हाथ लगेगा। हाँ सही कहा भिड़ू, घर तो बहुत बड़ा है और लगता है घर पे कोई है भी नहीं। तीनों चोर अलग अलग कमरे में जाते हैं और मूल्यवान वस्तु ढूंढने लगते हैं। अलमारियां खोल देते हैं, बिस्तर उलट पुलट कर देते हैं। मैं भी कुछ ढूंढने का नाटक करता हूँ, नहीं तो ये लोग जान जाएंगे कि मैं चोर नहीं हूँ। नूतन एक बंद कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसे एक अच्छी सी खुशबू आती है। वो उस खुशबू की तरफ जाता है और बड़े से रसोई में पहुंचता है। तो ये मीठी सी खुशबू यहाँ से आ रही है। नूतन का ध्यान चूल्हे पर रखी खीर की तरफ जाता है। खीर उबल रही है और उसकी खुशबू चारों ओर फैली है। खुशबू ही इतनी सुंदर है तो ये खीर स्वाद में कैसी होगी? नूतन को खीर खाने की इच्छा होती है। वो भूल जाता है कि अब वो एक चोर है। नूतन पतेली के पास जाता है और थोड़ी सी खीर छोटे कटोरी में लेता है। अब वो खीर का पहला निवाला खाने को है और तभी हल्की सी आवाज आती है। उसका ध्यान कमरे के कोने में जाता है। अरे ये दादी जी यहाँ पे क्या कर रही है? नूतन को एक बूढ़ी औरत वहां कोने में एक कुर्सी पे बैठी नजर आती है। नींद में उनका एक हाथ हिलता हुआ देख नूतन को लगता है, ओह शायद ये दादी जी खीर मांग रही है। ऐसा सोचकर नूतन दादी के हाथ में गरम गरम खीर की कटोरी रख देता है। अरे बाप रे! हाँ, ये कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? अरे पकड़ो पकड़ो उन लुटेरों को, चोर चोर! दादी की चीख सुन के आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। तीनों चोर डर जाते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन एक चोर लोगों के हाथ लगता है। शैतान लुटेरे, मेरा घर लूटने आए हो? लोग उस एक चोर को पकड़ते हैं और पीटने लगते हैं। कल मुहा कहीं का बुढ़िया का घर लूटने आया था। वही ऊपर माले पे छुपा नूतन ये सब तमाशा देख रहा है। बाकी के दो चोर भी छुपके सारा तमाशा देख रहे हैं और पकड़ा हुआ चोर डर से कांप रहा है। बोल यहाँ क्यों आया था? ऊपर वाला जाने। क्या क्या चुराया तुमने? ऊपर वाला जाने। हाँ? ये तो मेरी वाट लगा देगा। कब से मेरे घर पे नजर है तुम्हारी? ऊपर वाला जाने। हर सवाल के जवाब में चोर ऊपर वाला जाने ये एक ही जवाब देता है। सारे लोग चकरा जाते हैं। लगता है भगवान को काफी मानता है। जाने दो, इस बार इसे छोड़ देते हैं। तभी माले पे बैठा नूतन धड़ाम से नीचे कूदी लगाता है और उस चोर को एक जोर का थप्पड़ लगाता है। सारे लोग अचरज में पड़ जाते हैं। क्यों भाई, सारे पाप तुमने और तुम्हारे दो साथियों ने किए हैं, फिर बार बार ऊपर वाला जाने कह के मेरा नाम क्यों ले रहे हो? भाइयों, दादी जी, मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते इनके साथ आया था। नूतन की बात खत्म होते ही लोग बचे हुए दो चोरों को भी ढूंढ लेते हैं और सबकी धुलाई करते हैं। यही मौका है यहाँ से कल्टी मारने का। नूतन होशियारी से बिना आवाज किए वहां से निकल जाता है। चलो, बाल बाल बच गए। आज सचमुच मुझे ऊपर वाले ने ही बचा लिया। कुछ दिन पहले की बात है। अरविंद ने अभी अभी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी और शहर की स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन वक्त बर्बाद ना हो इसलिए उसने घर पर ही ट्यूशंस लेना शुरू किया। अरविंद सर, बबलू दिमागी कमजोर है और उसकी मैथ्स भी बहुत कच्ची है। प्लीज उस पर जरा स्पेशल ध्यान दीजिए। जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये खुशी की बात अपने स्कूल टीचर से शेयर करने अरविंद पाठक सर के घर आता है। बहुत बहुत बधाई अरविंद। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है।
खूब मन लगा के पढ़ाना। जी सर, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा और आप ही के जैसे एक आदर्श टीचर होने की कोशिश करूंगा। आदर्श और बच्चों के फेवरेट, और इसलिए तुम्हें एक गुण बहुत काम आएगा। वो कौन सा सर? पेशेंस, यानी कि धीरज। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। सिक्के के दूसरे बाजू को बिना समझे कोई निष्कर्ष मत निकालना। अरविंद ने पाठक सर की बात अपने दिमाग में फिट कर ली। अरविंद बबलू को मन लगा के पढ़ाता था। अरविंद ने एक बात नोटिस की थी कि बबलू की मैथ्स सचमुच में कमजोर थी। वो उसे सिखाने के लिए सिंपल टेक्निक्स यूज करता था। एक दिन अरविंद ने बबलू को एक सिंपल सा सवाल पूछा। बबलू, अब सवाल ध्यान से सुनना और सोच के आंसर देना। अगर मैंने तुम्हें 3 ऑरेंजेस दिए और उसमें से एक वापस ले लिया तो अब तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस बचे? 3 सर। नहीं, फिर से सोचो। सर 3 ऑरेंजेस ही होंगे मेरे पास। नहीं बबलू, 2 ही बचेंगे। ये देखो, 3 ऑरेंजेस मैंने तुम्हें दिए और ये एक वापस ले लिया, तो कितने बचे? सर 3। बबलू के बार बार गलत जवाब देने पर धीरे धीरे अरविंद के पेशेंस खत्म हो जाते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। फिर उसे पाठक सर की बात याद आती है। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। अरविंद फिर से बबलू को प्यार से समझाने लगता है, लेकिन बबलू वही गलत जवाब देता है। ये लड़का इतना समझाने पर भी गलत ही जवाब दे रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। दिमाग का दही हो रहा है। अरविंद के बदले हुए आवाज से बबलू थोड़ा सहम जाता है। अरविंद उसे आखिरी बार वही सवाल पूछता है और बबलू डर डर के वही गलत जवाब देता है। बबलू, अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो, वरना कल तुम्हें 1 से 100 बार लिख कर लाना पड़ेगा। सर लेकिन मैं राइट आंसर ही दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे। ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारे पास 3 ऑरेंजेस बचेंगे? तभी बबलू अपनी बैग में से एक ऑरेंज निकालकर सर को दिखाता है। सर, मेरी मम्मी ने आज मुझे ये एक ऑरेंज आपके साथ खाने के लिए दिया है, तो आपने 3 में से एक ऑरेंज ले भी लिया तो भी मेरे पास 3 ही ऑरेंजेस बचेंगे ना। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पाठक सर की सीख याद आती है। ओ बबलू, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अरविंद को अपने बर्ताव का पछतावा होता है और वो आगे से कभी भी बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव ना करने की कसम खाता है। आज इस छोटे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। सिक्के का दूसरा पहलू जाने बिना ही मैंने अपना संतुलन खो दिया। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अहियापुर गांव में पप्पू टायर वाले की टायर रिपेयर करने की दुकान थी। क्योंकि गांव में गाड़ियां कम थी तो पप्पू का व्यापार मंदा था। इसी बात को लेकर वो हमेशा सोचते रहता था, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा व्यापार भी फले फूले और मेरा जीवन भी सुखमय हो जाए। 1 साल बाद पप्पू की शादी पिंकी से हुई और वो उसे अपने घर ले आया। पप्पू बहुत खुश था, लेकिन उसे अब भी व्यापार बढ़ाने की चिंता थी। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। पहले तो मैं अकेला था, अब तो मुझे पिंकी का भी अच्छे से ख्याल रखना है। शादी के बाद पप्पू रोज की तरह सुबह सुबह दुकान के लिए निकल जाया करता था। दोपहर के समय पिंकी पप्पू के लिए खाना लेकर दुकान पर आया करती थी। एक दिन वो दुकान पे आई। हाय दैया, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे पैर में कील घुस गई है। पप्पू ने बड़े आराम से कील निकालने की कोशिश की। अरे अरे, जरा आराम से। अरे सब्र रखो, अभी निकाल दूंगा। ओह, कुछ नहीं, निकल गई। कितनी बार तुम्हें कहा है कि दुकान पर आओ तो पैरों में चप्पल पहना करो। अगर तुम्हारे पैर की जगह टायर होता तो पूरी हवा निकल जाती। ऐसे बोलते ही पप्पू को एक नया प्लान सूझा। हाँ हाँ, अब आप खाना खा लीजिए। वो मैं खा लूंगा, तुम घर जाकर इस पे लेप लगाओ। ठीक है जी। पिंकी घर के लिए निकल पड़ी और पप्पू अपने नए प्लान के बारे में सोचने लगा। अगर मैं हर दिन 1-2 गाड़ी पंक्चर करके खुद बनाऊं तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, बढ़िया है। पप्पू दुकान से निकला और सीधा रास्ते पर पहुंचा, जहां रास्ता उबड़ खाबड़ था। बस यही तो मुझे चाहिए। पप्पू वहां से सीधा एक हार्डवेयर की दुकान में गया। वहां उसने कुछ कील खरीद ली।
अगले दिन पप्पू सूरज निकलने से पहले ही उठा और कील लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। उसने रास्ते पर अलग अलग जगह कील डाल दिए और वहां से निकल गया। आज जब पप्पू दुकान पर पहुंचा तो वो बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि उसका प्लान चल रहा है या नहीं। कुछ ही देर में एक गाड़ी वहां आई। शायद पंक्चर है, मैं देखता हूं साहब। पप्पू ने खुशी खुशी उस टायर को खोला, पंक्चर रिपेयर किया, जिससे उसे 50 रुपए मिल गए। कुछ देर बाद एक दूसरी गाड़ी आई और फिर तीसरी। आज पप्पू को अपने प्लान पर बहुत गर्व हो रहा था। पप्पू ने सारे टायर्स बना दिए और फिर आमदनी गिनने लगा। आज तो 200 रुपए मिले। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही मैं अमीर बन जाऊंगा। एक हफ्ते बाद गाड़ियां आना कम हो गई। लगता है सारे कील खत्म हो गए, कल वापस डालने पड़ेंगे। पप्पू ने वापस कील खरीदे और घर गया। अगली सुबह जब वो पथरीले रास्ते पर कील डाल रहा था तभी एक गाड़ी चालक ने उसे देख लिया। अबे रुक, धोखेबाज कहीं के। वो गाड़ी चालक पप्पू के पीछे भागने लगा और उसने पप्पू को पकड़ लिया। उसने पप्पू को गांव की पंचायत के सामने पेश किया। यह आपके गांव का पंक्चर वाला धोखेबाज है। ये रास्तों पर खुद ही कील डालता है और पंक्चर निकालकर पैसे लूटता है। क्या? आज मैंने खुद इसे रंगे हाथ पकड़ा है और ये देखिए, इसके पास ये कील की थैली भी है। वही मैं बोलूं, मेरी गाड़ी रोज पंक्चर कैसे हो जाती है? हाँ, ये धोखेबाज है। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। अधिक पैसे कमाने की लालच में मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सीधा हवालात में नजर आओगे। पप्पू सरपंच के पैरों में गिर गया। अगर पप्पू ये सब ना करता तो गांव में उसकी इतनी थू ना होती। पप्पू के लालच की वजह से वो गांव वालों की नजरों में गिर गया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। यह आलीशान घर है सक्सेना विला और इसके मालिक है मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मनोहर। कैसा था आपका सफर? हो गुड, बहुत अच्छा था। और तुम बताओ, कैसे चल रहा है यहाँ सब कुछ? सब बढ़िया है सर। और तुम्हारी फैमिली, बेटी की शादी सब कैसे थी? आपकी कृपा से सब अच्छा था। गुड गुड। अच्छा, मैं यहाँ और 2 दिन हूँ, फिर मैं वापस लंदन चला जाऊँगा। जी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा मनोहर, कार में विदेश से लाई एक कीमती मूर्ति और पेंटिंग है, उसे अंदर लेके आओ। जी सर। मिस्टर सक्सेना यहाँ अपने बंगले में 1-2 दिन आराम से रहते थे और फिर वापस लंदन लौट जाया करते थे। बाय मनोहर, घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी सर। और यहाँ मनोहर इस बंगले का अच्छा फायदा उठाया करता था। तुम लोगों को इस बंगले में पार्टी करनी है तो एक रात के 10,000 रुपए होंगे। अरे अंकल, 10,000 बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए। लास्ट 9,000, उससे कम नहीं। चलो ठीक है। ये मनोहर की ऊपर की कमाई थी। उन लड़कों ने वहाँ रात भर पार्टी की, नाचे, स्विमिंग पूल के मजे लिए और यहाँ मनोहर पैसे गिनकर खुश रहा। और हमेशा की तरह मनोहर ने अगले दिन खुद सारे बंगले की साफ सफाई की। हर महीने मनोहर ये बंगला 3-4 बार भाड़े पे दे ही देता था, वो भी मिस्टर सक्सेना को बिना बताए। एक दिन की बात है, मिस्टर शर्मा नाम के एक गृहस्थ मनोहर के पास आए। वॉचमैन जी, आप ये बंगला भाड़े पे देते हैं? जी हाँ सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये बंगला 3 दिन के लिए भाड़े पे चाहिए, मेरे मेहमानों को रहने के लिए। 1 दिन का कितना भाड़ा है? 3 दिन का सुनकर मनोहर खुश हो गया। वैसे तो 1 दिन के 10,000 है, लेकिन क्योंकि आप एक साथ 3 दिन रहेंगे तो कुल मिलाकर 25,000। ठीक है, अब इतने आलीशान बंगले का इतना तो देना ही पड़ेगा। ये लीजिए 15,000 एडवांस, और बाकी के जब लोग रहने आएंगे तब दे दूंगा। ठीक है सर। मनोहर की तो चांदी ही हो गई थी। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा वापस लौटे और उन्होंने मनोहर को बचे हुए 10,000 भी दे दिए। मिस्टर शर्मा के साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। वॉचमैन जी, आप मेरे गेस्ट को बंगला दिखा दीजिए। जी सर। मनोहर ने गेस्ट को बंगला दिखाया और उन्हें वहाँ की कीमती चीजों का ध्यान रखने कहा। वो गेस्ट उस बंगले में 3 दिन रहे। उस बंगले में रोज रात कोई ना कोई फंक्शन हुआ करता था।
3 दिन बाद एक एक करके सारे गेस्ट चले गए। मनोहर खुश था क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिल गए थे। हमेशा की तरह मनोहर बंगले की साफ सफाई करने लगा। अरे ये क्या, यहाँ की वो महंगी पेंटिंग कहाँ गई? और वो सोने की मूर्ति, सबका सब गायब। साहब ये सब फॉरेन से लाए थे। अब मैं क्या करूं? पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो साहब को सब पता चल जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मनोहर अपनी ही लालच में फंस गया और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था।